बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसके बारे में। हम लोग अब मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो सबसे पहले सिलेबस जान लें। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है उनका सिलेबस ध्यान में रखें, फिर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें। ये दो मुख्य चीज़ें, उसके बाद में सारी बातें आती है, ठीक है। और ये बीपीएससी मेंस 17वीं के मेंस के लिए है सिलेबस, ठीक है। और प्लस जो 71 का जो चाहते हैं ना प्री, उसके लिए भी है। तो इसमें हिंदी छोड़ दीजिएगा, बाकी की चीज़ें हम बता देंगे कि क्या छोड़ना है क्या रहने देना है। तो 70 का जो मेंस लिखना चाहते हैं, जिनको मेंस लिखना है उसकी तैयारी कैसे करें। तो मेंस के लिए सबसे पहले समान हिंदी के अपने 100 अंक के प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स ला के आप पास हो सकते हैं। ये इस कंपलसरी है, इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, वो आपके मेरिट में काम नहीं आएगा, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट सिर्फ 3 पेपर पे बनता है, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, और साथ में आपका एक होता है पेपर जिसको एसे बोलते हैं, एसए, जो भी हो स्पेलिंग लिख लीजिएगा। तो इसको ऐसे बोलते हैं, उस पे होता है। तो ठीक है, समान हिंदी के जो प्रश्न होते हैं ये जो लगभग सारे लोग पास कर जाएंगे। थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई कर ली, थोड़ा व्याकरण, थोड़ा बाकी चीज़ें ऐसे भी थोड़ा भी पढ़ाई करेंगे तो ये पास हो जाएंगे। उसमें थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चलेंगे। एक बार थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के आपका काम हो जाएगा। चलिए आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखा देते हैं। ये मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर है 69वीं बीपीएससी का। ये देख लीजिए किस तरह का सवाल आता है। उसमें एक थोड़ा निबंध लिखना होता है, 500 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा आपको, और साथ में और फिर ये 5-6 ऑप्शन दिए रहते हैं, किसी एक पर लिखना है। जैसे इसमें युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन, कारण और समाधान, मातृभाषा का महत्व, जातीय हिंसा, वसुधैव कुटुंब, इसी तरह के सवाल होते हैं। एक संक्षेपण का सवाल होता है। ये 12-13 लाइन के पैराग्राफ दिए रहेंगे, उसको आपको 1/3 में लिख के उसको हेडिंग देना है, उसका हेडिंग देना है, तो आप ये करेंगे। फिर ये है कि निम्नलिखित में से अशुद्धि, कुछ ना वर्ड दिया रहेगा, सेंटेंस, उस सेंटेंस को गड़बड़ दिया है, इसको थोड़ा शुद्ध करके लिखना है। तो इसी तरह के सवाल होते हैं। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्याकरण की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कुछ परिभाषा, कुछ उदाहरण। ये है 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखें, जैसे गृह है तो इसको घर या आवास बोलते हैं, तो इस तरह के लिखना रहता है। उसी तरह निम्नलिखित में किन्हीं 5 का संधि विच्छेद करें। और फिर है काल की परिभाषा देते हुए जो है ना उसको लिखना है। निम्नलिखित किन्हीं 5 विलोम लिखिए, साक्षर, निरक्षर, ऐसे करके जो लिखते हैं तो वगैरह, ये सब लिखना होता है। तो मोटा मोटी आप पास कर जाएंगे। ये है हिंदी। याद रखना हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी ऑप्शनल है। और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अच्छा ऑप्शनल मतलब ये सिर्फ पासिंग, क्वालिफाइंग है, ऑप्शन बोल रहे हैं ना, क्वालिफाइंग है। उसी तरह जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी होंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। जैसे जनरल के लिए 40 मार्क्स लाना उनके लिए ज़रूरी है, किन्हीं के लिए 36, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए 40 मार्क्स है। चलिए अब मेन चीज़ जो हमें ध्यान देना है कि पेपर, मेंस पेपर के आधार पर ही मेरिट बनता है। मेंस पेपर क्या होता है, जनरल स्टडी 1 पेपर 300 मार्क्स का, जनरल स्टडी पेपर 2 300 मार्क्स का, और एसे का एक पेपर होता है, ये होता है 300 मार्क्स का। टोटल 900 मार्क्स के रिटेन एग्जाम होते हैं, लिखित। अच्छा, इसके बाद आपको क्या देखना है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार। तो टोटल 1020 नंबर पर मेरिट बनता है। जिनके 1020 में सबसे ज़्यादा आएंगे वो मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो उन्हें PDF पर नाम आएगा, उनका फाइनल रिजल्ट होगा। इन तीनों के सिवा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे के सिवा 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, वो आपको देना ही देना है और उसमें पास होना है। उसमें एक है हिंदी का पेपर, 100 नंबर का होता है, 30 लाना है। दूसरा है आपका ऑप्शनल पेपर, जो आप एक कोई सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेना होता है, तो 40 मार्क्स, वो 300 नंबर का होता है, वो 100 नंबर का होता है, और आपको उसमें 40 मार्क्स लाने होते हैं। 100 में से 40 वो जनरल के लिए है, बाकी के लिए भी कम है, कुछ के लिए 36 ही है, जनरल के लिए ये है ना, जनरल हो, EWS हो, ये सब के लिए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। सिलेबस मोटा मोटी समझ गए क्या पढ़ना है, बस अब आगे देखते हैं हम कि इस सिलेबस जो अब देख लिए मेरिट बनने का, इसमें पढ़ना क्या है। तो ये चलिए अब देखते हैं। ये सिलेबस अच्छे से ध्यान में रखेंगे और अभी शुरू करते हैं। ये है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में क्या पढ़ना है,
जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए सब पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, साथ में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है ना, कला संस्कृति पढ़ना है। तो ये ही 2 चीज़ पढ़ना है, याद रखना है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, बाकी कुछ नहीं। इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, भारत का आधुनिक इतिहास और कला संस्कृति। करेंट, और दूसरा क्या पढ़ना है, करेंट इवेंट ऑन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, उस समय उस साल भर का कोई ऐसा घटनाक्रम जो करंट में चल रहा हो, जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या राज्य के स्तर पर प्रभावी हो सकता है या उसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे भविष्य में, अभी तो उस बारे में पढ़ना रहता है। स्टैटिक एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, DI एक होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन करके बोलते हैं। इसमें क्या है, ये 72 नंबर के पूछे जाते हैं। ये अगर आपको आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग इसमें अच्छा ही करते हैं, 72 में 72 नहीं आते हैं। देखिएगा इसमें सारे लोग अच्छा ही करते हैं, ये पढ़ने का चीज़ है, थोड़ी प्रैक्टिस से ये हो जाएगी। चलिए अब है विस्तृत की पेपर 1 में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट कल्चर में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हम लोग अब देखेंगे, ये ध्यान से सुनिए। पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ कंट्री विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार। भारत का इतिहास तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ में खास ख्याल रखेंगे बिहार के संदर्भ में। अबाउट द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, कहाँ से, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900, मिडिल मतलब 1850 के बाद का आधुनिक इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। अभी क्वेश्चन में दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। 1850 के बाद का आधुनिक इतिहास पढ़ना है, उसमें भी खास करके बिहार के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, और विशेष ध्यान देंगे क्या कि इसको पढ़ा जाए 1850 के बाद का मॉडर्न हिस्ट्री बिहार के संदर्भ में, तो ये ध्यान रखेंगे, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। फिर क्या पढ़ना है, वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के बारे में जो है वो पढ़ना है, और आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है, और साथ में जो पश्चिमी शिक्षा का विकास भारत में और बिहार के संदर्भ में हुआ है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। इट विल आल्सो हैव क्वेश्चन ऑन बिहार्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें तो पहले ही कह दें कि बिहार के संदर्भ में खास ख्याल रखें कि बिहार का पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है आधुनिक भारत के इतिहास में। क्वेश्चन विल रिलेट टू द संथाल अपराइजिंग 1857 इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन विल रिलेट टू द संथाल। आपको पहले ही पता है कि 1850 के बाद क्या कहीं का भी आ सकता है, तो संथाल अपराइजिंग कब का है, ये है 1855-56 का, तो ये आ सकता है। फिर मुंडा विद्रोह है, वो सब आ सकते हैं। फिर 1857 तो एकदम ध्यान ही होना ही चाहिए कि इसमें क्या हुआ था और बिहार का इसमें क्या योगदान है, बाकी के चीज़ों, महिलाओं की भूमिका, ये सब अच्छे से पढ़ना है। फिर है चंपारण सत्याग्रह, जिसने गांधी को गांधी बनाया, वो चंपारण सत्याग्रह आपको अच्छे से आना चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा। फिर है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब असहयोग, ये सब पढ़ना है। कहने का मतलब 1850 के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, और जो खास करके बिहार के संदर्भ में सभी चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। नॉलेज ऑफ द चीफ फीचर ऑफ मौर्यन, हाँ एक ये ध्यान देना है कि ये खास इतना है और इसमें से कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, तो ये बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। नॉलेज ऑफ चीफ फीचर ऑफ मौर्यन एंड पाल आर्ट एंड पटना कलम पेंटिंग विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन। ये क्या है, 3 ठो याद रखना है, एक तो मौर्यन कला जो है ये मौर्यन, दूसरा पाल और तीसरा पटना कलम। ये जो आपको पक्का ध्यान होना ही चाहिए आर्ट के अंदर, आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे, और तीनों में से कभी ना कभी एक सवाल आ ही जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे। अच्छा बाकी जगह ध्यान नहीं देना है, कई जगह लोग ना मधुबनी पेंटिंग, बाकी चीज़ें, मंजूसा और जो भी उनका है ना पढ़ने लगते हैं, उतना ध्यान नहीं देना है, उसमें सिलेबस में है नहीं। तो आप सुरक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन आप पहले सिलेबस को पूरा करें और यही तीनों पर खास फोकस करें। इसके बाद क्या है, इट वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन गांधी, टैगोर और नेहरू। अच्छा ये थिंकर्स के बारे में सवाल आता है अपने बीपीएससी में, थिंकर्स के बारे में। कौन थिंकर्स के बारे में, गांधी और टैगोर और ये अपने जो नेहरू हैं, इन तीनों के बारे में। बाकी का ध्यान नहीं देना है, इन तीनों के विचारों को और इन तीनों के काम को थोड़ा पढ़ना है। The part relating to the statistical analysis, data graphs, diagram will include exercises to the test of candidate ability drawn common sense, including from the information presented in the statistical, graphical, diagrammatic and point out differences। जो DI पढ़ना है ठीक से, इसका टोटल मतलब ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन आपको ठीक से आना चाहिए। तो ये थे पेपर 1 का सिलेबस। अब आपको पेपर 1 दिखा देते हैं एक उदाहरण के तौर पर। 69 का पेपर 1 क्या था, कैसा था, आपको समझ में आ जाएगा। ये है जनरल स्टडी का पेपर 1, थोड़ा इसको देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और इसको देखने के बाद ये भी पता चल जाएगा
कि अगर बढ़िया से पढ़ते हैं 1850 के बाद मेंस की तैयारी अगर आप शुरू में ही करते हैं, प्री के समय में हम हमेशा कहते हैं मेंस की तैयारी शुरू करें, तो 1850 के बाद मेंस के लिए पढ़ना है तो प्री की तैयारी करते वक्त ही 1850 के बाद का मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लें, उससे प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है एक पेपर जो पिछले साल का है 69वीं बीपीएससी का। देखिए क्या क्या सवाल आया था, पीछे सिलेबस ध्यान रखिएगा। जैसा 1850 के बाद का पूछा तो ये देखिए 1800 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1892 पूछ लिया। इस तरह का सवाल अक्सर पूछता नहीं है, लेकिन 1850 का बाद का है तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर भी पूछा जा सकता है। फिर संथाल अपराइजिंग ये भी 1855-56 में हुआ था, तो देखिए किस तरह का पूछा जाता है। ये चंपारण सत्याग्रह, इस तरह के सवाल हमेशा आते ही रहते हैं। 1917 के अंदर हुआ था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, मौर्य कला का और वास्तुकला, ये जो पीछे सिलेबस में दिया है, मौर्य हो, पाल हो या पटना कलम, ये अक्सर पूछा जाता है। पिछले बार मौर्य वाला पूछा गया था। प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है और इसको थोड़ा मौर्य काल से जोड़ा जा सकता है, तो ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का, अच्छा पहला ये याद रखना है कि पेपर फर्स्ट हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, सबका पहला क्वेश्चन अनिवार्य रहता है। उसमें एक ही सवाल होते हैं, उसके कई भी आंसर हो सकते हैं और उसके सारे सवालों का जवाब देना होता है। लेकिन उसके बाद जो 2-3 नंबर का सवाल होता है वो 2-2 और के करके एक चुनने का ऑप्शन दिया रहता है। आप लाइफलाइन समझ सकते हैं इसको, जीवन दान के नहीं आए तो ये बनाइए। लेकिन हर पेपर का पहला क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, उसके बदले कोई और ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि ये बनाइए या ये बनाइए, किस वाले बनाना है। यह प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करिए। ठीक, ये जो हमने कहा था कि आधुनिक भारत के साथ इसको जोड़ के आप कर सकते हैं। और खासकर ये तो प्राचीन का एक सवाल है। प्राचीन का सवाल असल में इस बारे में ये है कि प्राचीन को देखते हुए कि शिक्षा का केंद्र रहा है, उस बारे में पूरी जानकारी ये देना है ना। ये इस तरह के अक्सर सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसमें प्राचीन काल में बिहार अध्यात्म का केंद्र रहा है। तो आपको शुरू से शुरू करना है, वो जिसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, बाकी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उन सबों का इसमें जिक्र करना है। और भी बाकी चीज़ों का धीरे धीरे गुरुकुल पद्धति से जो हम लोग करते थे वो सब की जिक्र करना है। और दूसरा ये अगर ये नहीं बनाते तो ये बनाइए, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसके प्रभावों को वर्णन कीजिए। तो ये 1800 जो कहे कि आधुनिक भारत के इतिहास का एक सवाल है। फिर है तीसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक, है ना। तो जो हम 3 फेज पढ़ते हैं कांग्रेस के बनने के बाद, जो फेज शुरू हुए, शुरू वाला जो लिबरल फेज है, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज है, फिर गांधीयन एरा है। तो ये जो बोल रहे हैं वो 1885 और उसके बाद जो लिबरल फेज चला ना, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या, या फिर बिहार के आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभावों को रेखांकित कीजिए। आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसमें सारे कुछ लिखना है कि भाई कौन से नियम आए। हाँ, परीक्षा के आंसर लिखते वक्त पक्का ध्यान दें कि सरकार ने कोई कानून बनाया, कोई नियम बनाया और संविधान में अगर उसका जिक्र है तो वो पक्का ही करें, सिर्फ कहानी न लिखें। फिर सेक्शन 2, खंड 1, खंड 2, 2 खंडों में यह आया, वो 3 खंडों में हर एक पेपर होता है। तो खंड 2 में क्या है, ये एक्सप्लेन द कंसर्न, ये लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं का मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो हमने कहा था कि जो नया कोई चेंजेस वगैरह आता है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, और जो ये कानून वगैरह आते हैं, इस बारे में पूछा जाता है। ये करेंट उस समय का था। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी कीजिए और अपनी दृष्टि में जातीय हिंसा पर जातीय हिंसा संघर्ष के राष्ट्रीय पर क्या राजनीतिक प्रभाव हो सकते। और ये है डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल। तो यही 3 खंड रहता है पेपर 1 का, 300 मार्क्स का। चलिए अब देखते हैं दूसरा पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है। पेपर 2 में हम लोग को पढ़ना रहता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, इंडियन पॉलिटी। आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था अच्छे से ध्यान होना चाहिए, इसमें फाकीबाजी नहीं चलेगा, कहानी लिखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन पेपर भी बता देंगे, दिखा देंगे। फिर पहले तो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, फिर इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी पढ़ना है ना। ये ज्योग्राफी पढ़ने से अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें भी काम हो जाएगा। अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी लिए हैं तो थोड़ा इसका काम हो जाता है मेंस का। और इंडियन इकोनॉमी का अच्छे से थोड़ा ध्यान आपको होना ही चाहिए। चलिए, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। फिर क्या है, द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 3 चीज़ पूछा जाता है, साइंस एंड टेक। पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक, ये 3 चीज़ पूछा जाता है। इन पेपर 2 द पार्ट रिलेटिंग टू द इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, पंचायती राज, बाकी चीज़ों का ये सब बारे में पूछा जाता है। इन पार्ट
pertaining to the Indian economy and geography of India. Question will be put on the planning in India and physical, economic and social geography of India and Bihar. ये फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है और साथ में भारत और बिहार से संबंधित इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पूछा जाता है. इन द थर्ड पार्ट रिलेटिंग द रोल ऑफ एंड इम्पैक्ट. हर पेपर का दिखा दिए हैं कि 3 खंड होता है. पेपर 1 में आप देख चुके हैं कि 3 खंडों में होता है पेपर. तो ये पेपर 2 के 3rd खंड में क्या होता है? इन द थर्ड पार्ट ऑफ रिलेटिंग टू द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू द कैंडिडेट अवेयरनेस एंड. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, भाग किस तरह हम उसका सहायता ले सकते हैं. चलिए क्वेश्चन पेपर भी दिखा देते हैं. ये है पेपर 2, ठीक, जनरल स्टडी पेपर 2 69 का है. ये पहला खंड है. सेक्शन 1 में क्या है? पहला खंड अनिवार्य होता है. पहला सवाल में सब आपको बनाना ही होता है. पहला सवाल में बनाना ही होता है. चलिए, ठीक. जैसे भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए, है ना, आलोचनात्मक मूल्यांकन. फिर क्या आर्थिक रूप से पिछड़ी WSA द्वारा क्षण तर्कसंगत है, इसके बारे में बताइए. ये जो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और खास करके बिहार के संदर्भ में भी पूछा जाता है, ठीक. फिर ये जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी. फिर देखिए दूसरा सवाल, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर ध्यान रखना है. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल रिलेशन कैसा, उसके बारे में पूछा गया है. ये नहीं बताया. या तो ये दूसरा सवाल है, भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है. राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित. तो ये देखिए, इसको ख्याल रखें. राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाने और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता उपरोक्त. तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. फिर है तीसरा, बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों के विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से कीजिए, है ना. गठबंधन की राजनीति के बारे में पूछा, तो इसको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. एकदम आपको ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा बच्चों की तरह कि राजनीति क्या है वो बताइए, इस तरह नहीं. वो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेंगे, आपकी हमारे समझ को वो परखने के लिए वो सवाल पूछेंगे. तो उसकी तैयारी करनी है. स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायती राज के शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है ना, पंचायती राज और बाकी चीज़ें, उसका क्या काम है, कैसे प्रभावित करता है. तो उदाहरण से सभी चीज़ों को बताना है कि कैसे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोगों को सशक्तिकरण कर रहा है. तो ये सब पूछा है, सिलेबस में था ही ये. फिर देखिए जो हम लोग ज्योग्राफी का कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी था ना, तो ये ज्योग्राफी के जो सवाल है, भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि पढ़िए, NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, है ना, घरेलू मांग की पूर्ति के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, समीक्षात्मक करिए. जैसे क्या है ना, विंड है, चाहे सोलर है, ये सब जो एनर्जी है, कोल एनर्जी है, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल, जो भी सारी चीज़ें हैं, है ना, आने वाली संभावना क्या है, हमारी मांग क्या है, आपूर्ति कैसे होती है, ये सभी चीज़ों के बारे में लिखना है. और पर्याप्त है कि नहीं है तो कैसे, ये सब लिखना है. भारत के पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में. देखिए ये सवाल जो है, इस तरह के सवाल आजकल बहुत चर्चित होते हैं. सरकारें काफ़ी पर्यटन पर ध्यान दे रही है. तो भारत में पर्यटन जो है, टूरिज्म की स्थिति क्या है, इस बारे में बताना है और आगे क्या संभावना है. फिर कास्ट सेंसस जो बिहार में हुआ, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है. इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. भारत के भौतिक विभागों को विभाजित कीजिए और प्रदेश के. ये देखिए आप अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा. ज्योग्राफी ठीक से पढ़े रहेंगे तो इस सवाल का जवाब अच्छा दे पाएंगे. भारत के प्रमुख भौतिक विभागों का विभाजन कीजिए और उसको भी चर्चा कीजिए जिसमें बिहार आता है. जैसे नहीं अपने यहाँ है हिमालयन, डिजर्ट वाला एरिया, कोस्टल एरिया, है ना, प्लेटू वाला एरिया, पठार, हिमालय वाला, पठार वाला, फिर गंगा के मैदान वाला, फिर उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल वाला, है ना, फिर द्वीप वाला एरिया, फिर तटीय. तो आपको ये सब लिखना होता है कि क्या है, क्या क्या. वही पूछ रहा है कि कौन सा इलाका भौतिक विभाजन है और हम लोग कौन से भौतिक विभाजन में आते हैं. जैसे हम लोग गंगा के मैदान वाले इलाके में आते हैं ना, तो यही सब के बारे में लिखना है. बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण का व्याख्या कीजिए. जलवायु समझते हैं, मौसम और जलवायु दोनों 2 चीज़ है, इसमें ध्यान रखना. ये जलवायु पूछा है तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ के आप देखेंगे, है ना. 10 या 10 से अधिक या लंबे समय अवधि में जो मौसम का औसत प्रभाव होता है वही जलवायु होता है. तो इन चीज़ों को लिखना है.
भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? वर्गीकृत शहरों 2000 जनगणना के अनुसार आबादी और उनकी वृद्धि के दर पर प्रकाश डालिए। तो ये सब लिखना होता है। भारतीय नियोजन के संबंध में और साथ ट्रिकल डाउन सिद्धांत, जो इकोनॉमिक बताया ना, अभी तो इंडियन ज्योग्राफी का सवाल था, अब ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक का सिद्धांत आ गया। भारत में मानसून के बारे में पूरा लिखना है कि कैसे आता है कैसे जाता है, जो है ना दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो फिर लौट रहा है ना, जिससे तमिलनाडु में वर्षा होती है वो सब। फिर आपने सुना होगा पंजाब वगैरह में पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत बारिश ठंडे के दिनों में हो जाती है, जो कि फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वही पश्चिमी विक्षोभ और बाकी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है ना। और जेट स्ट्रीम वगैरह जो है ये सब, या मानसून को कोई और नाम भी है इस तरह का, वो सब पूछ रहे हैं। मतलब मानसून के सभी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। अब साइंस एंड टेक का सवाल आ गया। ये देखिए ये साइंस एंड टेक का सवाल है। ये तीसरा सेक्शन, आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, इस बारे में बताना है ना। कंप्यूटर क्या है, कैसे कैसे क्या कर रहा है, जैसे जैसे एआई की बातें हो रही है और आरटीपीएस सर्विसेज जो शुरू हुआ, में कंप्यूटर की काफ़ी राइट टू पब्लिक सर्विसेज जो काउंटर से थ्रू दिया जाता है, घर बैठे जो सुविधाएं दी जाती है, वेरिफिकेशन होता है, या बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है वो सब हो गया, या म्यूटेशन वगैरह का जो काम हो गए है ना, फॉर्म वगैरह भरना, बाकी चीज़ों का, साथ में जो सूचना प्रसार नहीं है, किसी चीज़ की सूचना लेन देन करने में आसान होगा, कार्रवाई करने में, तो यही सब लिखना है बाकी चीज़ों की। तो फिर है समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास के संबंध की विवेचना कीजिए। ये देखिए ये थोड़ा समझदारी से देना पड़ेगा। समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक एवं सामाजिक विकास, तकनीक का विकास और सामाजिक विकास, इन दोनों में क्या संबंध है, संबंध कैसा है, तकनीक के साथ विकास के साथ समाज का कैसा विकास हुआ, इस बारे में संबंधों को बताना है कि इसके विकास से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तकनीक के विकास से समाज पर। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान के प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। कोरोना महामारी में नई तकनीक हम लोग को किस प्रकार से सहायता की है वो सब बताना है। जैसे टीकाकरण वगैरह में फ़ायदा हुआ था ना, वो आप देख सकते थे कि कितना डोज पड़ा है, बाकी चीज़ें हैं है ना, सभी चीज़ का रिकॉर्ड रखने में आसान हुआ, और ना क्लासेस ऑनलाइन चलने लगे, पेमेंट सिस्टम जो है वो क्या हो गया, डिजिटली हो गया। तो इस तरह करके बहुत चीज़ें हुई, तो यही सब लिखना है। ये सतत विकास में तकनीक की भूमिका का एक नोट के, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें तकनीक की क्या भूमिका, टेक्नोलॉजी क्या भूमिका निभा सकती है उसके बारे में। तकनीक के दुरुपयोग, कोई तकनीक का दुरुपयोग और इसका गलत प्रयोग करेगा तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में लिखना है। फिर यूज़ अगर नहीं लिख पाए तो ये लिखना है, हम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं, मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों का विवेचना कीजिए। तो ये भी देखिए एकदम अच्छे से ध्यान देखना है। एक बार तो पहले बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और जीवन में किस तरह परिवर्तन लाना है। बहुत चीज़ इस बारे में नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा। फिर सबसे ज़्यादा इसमें किस चीज़ पर ध्यान देना है, नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है उस बारे में लिखना है। तो ये था पेपर 2, तो ध्यान रखेंगे। और फिर ऐसे का पेपर है, चलिए वो भी पेपर दिखा देते हैं। ये 69th का जो पेपर है ना वो ऐसे का वो है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इससे परीक्षा की तैयारी में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हाँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल, तो इसके ऊपर आपको 100 शब्दों में साइंस एंड टेक का एक आता है जिस पर आपको ऐसे लिखना है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थशास्त्रों को सशक्त बना सकते हैं। आधुनिक संचार की क्रांति से मानव, तो जितना हम लोग पढ़ेंगे 4, देखिए खंड 1 में 4 सवाल, खंड 2 में 4 सवाल और खंड 3 में 4 सवाल होते हैं। किसी एक पर 3 गो है ना, तो 100 नंबर का 3 ऐसे लिखना होता है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पिछली पढ़ेंगे, जो पेपर की तैयारी करेंगे ना पेपर 2 की, तो उससे भी ये हो सकता है, पेपर 1 से भी हो सकता है, उसके बारे में। काले धन की अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। तो जो जनरल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पेपर ऐसे के लिए होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ऐसे लिखने के लिए हो सकता है, कृषि व्यवस्था पर हो सकता है, वर्तमान संदर्भों में कुछ चीज़ पे भी हो सकता है। 700 से 800 वर्ड में लिखना है, और लगभग 700 800 वर्ड में लगभग ये होता है, लगभग 4-5 पन्ने का एक ऐसे आपको 4-5 पेज का आपको पढ़ना, मतलब एक में 10 वर्ड भी माने तो करीब 100
70-80 लाइन का, आप 100 लाइन का ऐसे लिखना है आपको। फिर महिला सशक्तिकरण, देखिए खंड 1 था क्या, जो जनरल है, टेक्नोलॉजी आधुनिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में। खंड 2 में क्या है, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक मानसिक, किसी एक पर लिखना है, सब पे नहीं लिखना, एनी वन, ठीक। तो आपको टोटल 12 ऐसे लिखे जाते हैं, 4-4 सेक्शन बने होते हैं, हर सेक्शन में से एक का देना होता है। नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान। अच्छा, सेक्शन 3 में है ना, वो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, जो वर्तमान समय में हम लोग के यहाँ जो भारत बिहार राज्य के आसपास जो लोकल कहावतें हैं उस पर होता है। तो लोकल चीज़ों का एक ऐसे होता है, जैसे बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का, इस पर आपको एक ऐसे लिखना है, टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी ऐसे ही लिखना है। फिर है धोबिया के कुकुर न घर के न घाट के, नहीं हम लोग पढ़ते हैं धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के, इस बारे में लिखना है आपको 5 पन्ना में। आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना नाथ के कूदे गधा, ये हम लोग जो लोकल बोलते हैं वो सब लिखना है। अनेर धुनेर के राम रखबार, है ना, तो इन चीज़ों पर 4 गो है, तो इसमें किसी एक पे लिखना होता है। जैसे पिछली बार का एक और सवाल था, एक सवाल था पीछे के प्रीवियस ईयर में कभी पूछा था, मुँह से मोटाई है, लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, इस तरह के सवाल होते हैं, आपको लिखना होता है। तो ये आपको सिलेबस है, सवाल भी हो गया होगा, तो आप ध्यान से तैयारी करें, ध्यान दे के करेंगे। तो सबसे पहले आपको आर्ट एंड कल्चर सबसे छोटा है तो वो पढ़ लें, फिर हिस्ट्री का है वो पढ़ लें, फिर मुख्य रूप से एसे की तैयारी करें, और साथ में साथ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी ये अच्छे से पढ़ें, और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें 1 2 3 4 5 चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें। सभी अपना ख्याल रखें।